जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कल का जो अभियान रहा आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वह सफल रहा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कल इस अभियान में हिस्सा लिया था उसी प्रकार से अभी आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार से अभियान में हिस्सा लेना है। तो एक पड़ाव आप कह सकते हैं पार हो गया है। एसएससी के द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया गया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि हाँ एमटीएस और एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट को जल्द ही घोषित करेंगे। तो दुष्यंत कुमार जी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी काफ़ी समय पहले, आपने इन कविता की लाइनें जरूर पढ़ी होंगी। तो इन्हीं कविता की लाइनें मैं आपसे यहाँ पर साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति है वह परिस्थिति के ऊपर यह कविता बहुत फिट बैठती है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी लाइनें हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो मुहिम है एग्जामपुर के विवेक सर के द्वारा काफ़ी समय से शुरू किया गया था और बाद में रेमो सर, अभिनय सर, उसके अलावा राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, तो ये सारे लोग साथ में आए और यूट्यूब के बहुत सारे जो हमारे टीचर हैं वह साथ में आए हैं। हालांकि कुछ बहुत बड़े चैनल हैं जिनके द्वारा यहाँ पर सहयोग नहीं दिया गया। वैसे ये कोई गलत काम नहीं था, उनको अपना सहयोग देना था क्योंकि उनको बड़ा बनाने में इन्हीं छात्रों का हाथ है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि उनको भी इसमें अपना सहयोग खुले तौर पर देना था, लेकिन उन्होंने इसको अवॉइड किया। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी लोग हैं इसी प्रकार से मुहिम में जुड़े रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि यह एक काफ़ी लंबी लड़ाई है। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो मैंने आपको बताया था हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था बीरूत में हुए विस्फोट के बाद में, और अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। डॉक्टर पद्मावती, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ थी, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक तो हमारा है पद्म विभूषण पुरस्कार और एक हमारा है पद्म भूषण पुरस्कार। यानी कि हमारे देश में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाते हैं उनमें दूसरे नंबर पे आपका आता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। तो इन दोनों सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगस्त 2020 में किस राज्य के द्वारा नए लोगों का अनावरण किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये आपका राज्य है झारखंड। एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन अपने देश भारत में किया जाएगा। पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस कवारत्ती, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने, जिसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। और P-28 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 इस प्रकार के पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत का निर्माण इन्हें के द्वारा किया जाना था और ये इस सीरीज का चौथा यानी कि आखिरी पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत था। तो कवारत्ती आपको पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी है और लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उन्हीं के नाम पर इन सभी जहाज़ों के नाम रखे गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हैं उन सभी लोगों के नाम जिनके द्वारा कल ऐप के ऊपर क्विज में टॉप 10 में अपना स्थान सुनिश्चित किया गया। तो विक्रम कुमार जी रहे पहले स्थान पर, प्रिंस वर्मा, उसके बाद में वैशाली जदौन, गौतम आदित्य, महेश बिलास पाटिल, दीपक सिंह पुंडीर, शांतनु, शिवम वर्मा और हैं अमित राय। तो आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं और इसी प्रकार से ऐप के ऊपर डेली आप प्रैक्टिस जरूर किया करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी या फिर नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक पर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आप प्रिंट फॉर्मेट में
जैसा चाहें वैसा PDF जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप अमा शहर और स्वच्छ शहर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा राज्य के वर्तमान में सीएम हैं नवीन पटनायक जी, और इन्हीं के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के अवसर पर इन दोनों मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप काम क्या करेंगे? तो नाम से ही इसके आप समझ सकते हैं, अमा शहर और स्वच्छ शहर, यानी कि जो उड़ीसा राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से जो भी वित्तीय प्रबंधन है उसको बेहतर बनाया जाएगा और राज्य के जो भी जिले हैं उनको स्वच्छ बनाने का कार्य भी किया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो कुछ योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने फ्लॉक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की घोषणा की है, यानी कि मत्स्य पालन के लिए। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए सबुजा उड़ीसा नाम की एक स्कीम भी इन्होंने शुरू की है। और अमृत योजना के कार्यान्वयन में जो रैंकिंग आई थी उसमें भी उड़ीसा राज्य रहा था पहले स्थान पर। मो प्रतिभा, इसके अलावा मो जीवन, ये भी उड़ीसा राज्य के द्वारा ही शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को किस देश ने 3500 करोड़ रुपए का आपातकालीन सहायता ऋण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हमारे परम मित्र देश यानी कि जापान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जापान के द्वारा ये जो 3500 करोड़ रुपए है भारत को दिए जाएंगे आपातकालीन सहायता ऋण के अंतर्गत। और ये जो पैसे हैं इनका उपयोग भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में कोविड-19 से निपटने के लिए, इसके अलावा भविष्य में जो इस प्रकार की महामारियां हमारे देश में आए तो उनके लिए जो हमारा पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक देश के तौर पर भारत को मिली हुई ये सबसे बड़ी राशि है। जापान की बात करते हैं तो राजधानी इसकी टोक्यो में है, मुद्रा इसकी येन है और पीएम यहाँ के हैं शिंजो आबे। हालांकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब तक नए पीएम की नियुक्ति नहीं होती है तब तक ये कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, फैशन ब्रांड मिंत्रा ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने प्रीति यानी कि कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिंत्रा कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे देश की फैशन क्षेत्र की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, यानी कि जो भी हमारे फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वह सारे आपको मिंत्रा के ऊपर मिलेंगे। पेरेंट कंपनी की बात करते हैं तो इसकी पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट यानी कि वॉलमार्ट है। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में और सीईओ इसके हैं अमर नागरम। वहीं पर बात करते हैं आलिया भट्ट की, तो ये बीको की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दीपिका पादुकोण की बात करते हैं तो ये लुई बीटो की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। करीना कपूर खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बनी है प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, CSIR CMERI ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े सौर ब्रिज को स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। CSIR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसी की एक शाखा है जिसका नाम है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोध संस्थान, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर जिला है वहाँ पर इस सौर ब्रिज की स्थापना की गई है। सौर ब्रिज की बात करते हैं तो 11.5 किलोवाट पीक इसकी टोटल क्षमता है और इसके द्वारा प्रति वर्ष 12,000 से लेकर के 14,000 तक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इसमें 33 वाट पीक के कुल 35 सोलर पैनल लगाए गए हैं। अब ये ब्रिज होता क्या है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक ब्रिज के समान संरचना होती है और यहाँ पर ऐसे सोलर जो पैनल हैं वे हमारे लगाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा पूरे विश्व को एक ग्रिड से जोड़ने के लिए वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन नामक योजना की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार का 2022 तक
175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। और इन स्वच्छ ऊर्जा में 100 गीगावाट हमारा होगा सौर ऊर्जा से। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे लद्दाख, लेह और कारगिल का क्षेत्र है, इसको भारत सरकार के द्वारा जीरो यानी कि कार्बन न्यूट्रल जोन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू यानी कि एजीआर चुकाने के लिए कितने वर्ष का समय दिया गया है? तो ये जो समय है वह आपका है 10 वर्षों का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया था कि इन सभी कंपनियों को जो भी बकाया एजीआर की राशि है उसको 17 मार्च 2020 तक जमा करना है। लेकिन उस दौरान जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में इस प्रकार से जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो फिर हमको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो इसी के बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजों की बेंच एक गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हमारे न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी। और इन्हीं के द्वारा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये फैसला दिया गया है कि जो भी कंपनियों का बकाया एजीआर है इसको ये लोग अगले 10 वर्षों में जमा करेंगे। हालांकि कंपनियों के द्वारा यहाँ पर 15 से 20 वर्षों का समय मांगा गया था। और ध्यान रखिएगा 92,000 करोड़ रुपए से इन कंपनियों का बकाया एजीआर है। एजीआर क्या होता है? यानी कि एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू। तो आप सिंपल शब्दों में इतना समझिएगा कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनके द्वारा उनसे सरकार के द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग का और लाइसेंस शुल्क लिया जाता है और यही आपका कहलाता है एजीआर। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने किस एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो अडानी समूह और एयरपोर्ट का काफ़ी पुराने समय से हमारे यहाँ पर रिश्ता चल रहा है और अब इन्होंने हिस्सेदारी खरीद ली है मुंबई एयरपोर्ट में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है और जीवीके इंडस्ट्री है उनका ये एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि इन दोनों कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी थी। तो कर्ज के कारण यहाँ पर 74% हिस्सा इन्होंने बेचा है और ये खरीदा है अडानी समूह में। हालांकि आपको मैंने पहले बताया था कि अडानी समूह के द्वारा हमारे देश के 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको लीज पर लिया गया है। तो लीज पे लेने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एयरपोर्ट है तो उसका संचालन उस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिस्सेदारी खरीदने की तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टिकुलर एयरपोर्ट में अब इस कंपनी का मालिकाना हक इतना हो गया है, यानी कि ये कंपनी 74% हिस्से की मालिक हो गई है उस पार्टिकुलर एयरपोर्ट की। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट के संचालन की बात करते हैं तो MIAL के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अडानी समूह की बात करते हैं तो ये हमारे देश में वर्तमान में 6 एयरपोर्ट का संचालन करती है। 3 का पहले से कर रही थी, अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु, और अभी जयपुर, तिरुवनंतपुरम और जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है इसको भी संचालन करने के लिए सरकार के द्वारा 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया गया है अडानी समूह को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति हुई है अबीक सरकार जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर अबीक सरकार की, तो जो ABP है यानी कि ABP न्यूज आपने सुना होगा। तो ABP यानी कि आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में अबीक सरकार, और अब ये नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो पंजाब केसरी समूह के जो मुख्य संपादक हैं विजय कुमार चोपड़ा, उनका स्थान लेंगे अबीक सरकार। PTI की बात करते हैं तो आपने कई बार जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उसमें देखा होगा PTI के हवाले से ये खबर। तो PTI भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। इसकी स्थापना आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही 27 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यालय इसका है दिल्ली में। राजीव कुमार जो कि हमारे पूर्व वित्त सचिव थे, ये अब हमारे
चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। और दिलीप ओमेन की बात करते हैं तो जो भारतीय इस्पात संघ है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप ओमेन। तो ये आप देख सकते हैं अवीक सरकार को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 मरीजों के लिए एक मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है? तो ये इन्होंने विकसित किया है मेड बोट के नाम से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रॉली है। तो इस ट्रॉली की मदद से जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनके पास में भोजन पहुँचाया जा सकता है और जो हमारी दवाएं होती हैं उनको भी पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा अभी भारतीय रेलवे ने ये घोषणा की है कि हम 960 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का सौर्यीकरण कर चुके हैं। सौर्यीकरण का मतलब ये है कि इन्होंने इन स्टेशनों पर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया है। बात यहाँ पर हुई है कोविड-19 से संबंधित रोबोट की। तो आपको मुख्य रूप से एक रोबोट का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है कोरोबोट। कोरोबोट रोबोट, इसका निर्माण पुणे के एक इंजीनियर के द्वारा किया गया था। और इस रोबोट की खास बात यह है कि इसको इंटरनेट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने इसको एक बार कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप इसको आसानी से संचालित कर सकते हैं। कर्मी बोट किसने लॉन्च किया था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है तमिलनाडु राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहली एम्बुलेंस महिला चालक का मतलब क्या है? यानी कि हमारे देश में अभी तक जो भी एम्बुलेंस आपको दिखाई देते होंगे उन सभी का जो चालक होता है यानी कि ड्राइवर वह एक मेल होता था। तो अब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला भारत के किसी एम्बुलेंस की चालक बन गई है। तो इनका नाम है एम वीरलक्ष्मी और तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो अभी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स आया था यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक, उसमें गुजरात था पहले स्थान पे, महाराष्ट्र था दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु रहा था तीसरे स्थान पे। ध्यान रखिएगा जो भी रिपोर्ट आती हैं उनमें आपको शुरुआत के 3 कम से कम ध्यान रखने हैं। अभी तक एक ध्यान रखने की जरूरत होती थी आज के 1 से 2 साल पहले, लेकिन अब ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें आपको कम से कम 3 याद रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसके नाम की अनुशंसा की है? तो यहाँ पर दिनेश खारा जो कि वर्तमान में एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनके नाम की अनुशंसा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए हमारे यहाँ पर जो भी बैंक होते हैं उनमें जब एमडी या सीईओ या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए रिकमेंडेशन देता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। या फिर जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं वहाँ पर बैंक का जो बोर्ड होता है उसके द्वारा अनुशंसा दी जाती है। तो अनुशंसा यहाँ पर इन्होंने दे दी है कि दिनेश खारा को एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया जाए। वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार जिनका 3 वर्षों का जो कार्यकाल है वह अक्टूबर माह में पूरा होगा। तो ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है इनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर दिनेश खारा के नाम की अनुशंसा की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज हुआ था 1955 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको कई सारे एमडी मिल जाते हैं, जैसे कि दिनेश खारा वर्तमान में हैं ही, अरिजीत बसु भी इसके एमडी हैं, अश्विनी भाटिया अभी नए बने हैं इसके एमडी और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये भी इसके एमडी हैं। एसबीआई की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो एसएमएस शुल्क था उसको माफ़ कर दिया गया है। न्यूनतम धनराशि न रखने पर जो शुल्क लगता था उसको भी माफ़ कर दिया गया है और एसबीआई के द्वारा केसीसी रिव्यू ऑप्शन की भी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो ये जुर्माना लगाया गया है 1 रुपए का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो रेगुलर अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर आपको इस मामले के बारे में पता चला होगा। मामला ऐसा हुआ था कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, इनको लेकर के 2 ट्वीट कर दिया गया था प्रशांत भूषण जी के द्वारा। तो जब ये ट्वीट एक्नॉलेज किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज कर दिया गया प्रशांत भूषण के ऊपर।
अब मामला इन्होंने दर्ज कर दिया और उसके बाद में इनके ऊपर केस चलाया गया। केस चलाए जाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये कहा कि आपने यहाँ पर न्यायालय की अवमानना की है और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हालांकि प्रशांत भूषण जी ने यह कहा कि मैंने किसी भी प्रकार से न्यायालय की अवमानना नहीं की है और मैं यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर फंस चुका था, क्योंकि वह इस मामले में सज़ा भी नहीं देना चाहता था और यहाँ पर इनको सीधे छोड़ भी नहीं सकता था। तो काफ़ी समय से उनके द्वारा यही कोशिश की गई कि प्रशांत भूषण अब माफ़ी मांग लें, अब माफ़ी मांग लें, अब माफ़ी मांग लें, लेकिन ये भी डटे रहे कि हम नहीं मांगेंगे माफ़ी, नहीं मांगेंगे माफ़ी, नहीं मांगेंगे माफ़ी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको सज़ा सुनाई गई और उस सज़ा के दौरान ये कहा गया कि इन्हें 1 रुपये का जुर्माना देना होगा और अगर ये 1 रुपये का जुर्माना नहीं देंगे तो इनको 3 माह की जेल होगी और 3 वर्षों के लिए जो इनके वकालत का लाइसेंस है उसको भी निलंबित कर दिया जाएगा। तो इन्होंने 1 रुपये का जुर्माना यहाँ पर जमा कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत प्रशांत भूषण के ऊपर ये केस दर्ज किया गया था। और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सजा सुना सकता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के अंतर्गत ये अधिकार है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 650 मिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट था उसमें भी 450 मिलियन यूरो का निवेश किया गया था। तो कानपुर नगर जो कि लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर जो मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें यूरोपियन निवेश बैंक के द्वारा 650 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा। तो इस निवेश के अंतर्गत कानपुर के शहरी क्षेत्रों में 32.4 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछाई जाएगी, 18 एलिवेटेड और 12 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इनके द्वारा भोपाल मेट्रो, पुणे मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो रेल में भी निवेश किया गया है। इसका मुख्यालय आपको लक्जमबर्ग में मिल जाएगा और वर्नर होयर इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जो रूबी जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस कार्टून श्रृंखला के निर्माता थे? तो अगर आपने देखा होगा ये कार्टून श्रृंखला तो आपको याद होगा, ये आपका है स्कूबी डू। कौन सी? स्कूबी डू के ये निर्माता थे। तो अभी इनका निधन हो गया है। अमेरिका के ये एक एनिमेटर थे, इसके अलावा टीवी एडिटर भी थे, लेखक थे और इन्होंने केन स्पियर्स के साथ में मिलकर के स्कूबी डू नाम की जो कार्टून श्रृंखला है इसका निर्माण किया था। टॉम एंड जेरी के जो थे इनका भी अभी निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहले खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको पता नहीं याद है या नहीं, इस बार जब पीएम के मन की बात हुई थी जिसको बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक भी किया है, उसी दौरान इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में खिलौने का निर्माण किया जाना चाहिए और अब कर्नाटक राज्य का जो कोप्पल है उसमें भारत के पहले खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ये क्लस्टर शब्द आप लोग कई बार सुनते होंगे। तो क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एक बहुत ही बड़ा एरिया जहां पर किसी एक पार्टिकुलर चीज का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की बात की जाए तो एक ऐसे पार्टिकुलर एरिया होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के खिलौने निर्मित किए जाएंगे। तो कर्नाटक राज्य का ये लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 40,000 हम लोग रोजगार देंगे और 5 करोड़ से ज़्यादा निवेश को भी आकर्षित करेंगे कि ये लोग आकर के यहाँ पर निवेश करें। तो ये बनेगा कर्नाटक में। तो चलिए आज के लिए आपके प्रश्नों को जान लेते हैं। असम राज्य के द्वारा अभी बच्चों के लिए अखबार लॉन्च किया गया है, तो इस अखबार का नाम क्या है? बीबीसी के द्वारा एक पोल कराया गया था और इस पोल में ग्रेटेस्ट लीडर ऑल टाइम कौन चुने गए थे? बिम्स्टेक समूह, मैं बात कर रहा हूँ बिम्स्टेक की। तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा?
हिंद महासागर आयोग यानी कि इंडियन ओशियन कमीशन का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, और भ्रमण सारथी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। और ये हैं उन सभी लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। शांतनु सिंह, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, ईशानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना ठाकुर और उपासना मिश्रा, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, इसके अलावा हैं चंदन सिंह, शुभदीप, विपिन, नितेश साहू, दीपक कुमार, विराट पटेल, चांदनी, मंजेश राजपूत, स्वीटी बघेल, अन्नू झा, मंजू, कौशल कुमार, गुंजन वाजपेयी, राजेंद्र यादव, चांदनी, आरपी सिंह राजपूत, सच्चिदानंद शाह, देव क्रिमिनल, अंजलि राठौर, राकेश गुप्ता, अनिल चंदेल, अमित कुमार, गौतम अंशु, इसके अलावा आनंद शर्मा जी, रविकांत सिन्हा, अविनाश यादव, दाटॉब, कामता प्रसाद, बहुत हार्ड, परविंदर राजपूत, मनी यादव, शुभम, अनूप और विश्वजीत साधु। तो ये सारे लोग इनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किए गए। तो मैंने भी आपसे कहा है, अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो कम से कम आप अपने मन में भी ये सोच सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। और मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूं कि जिससे आप लोग अपने माइंड के ऊपर थोड़ा और जोर दे सकें, और इस प्रकार से जब आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्वीट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।